गुप्त काल में जाके मंदिरों के बारे में समझने के पहले हमें गुप्त काल के पूर्व कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमने मुख्य रूप से पुरातात्विक जिनके साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं उदाहरणों को इसमें लिया है, परंतु इसके अलावा साहित्यिक साक्ष्यों में हमें संगम काल में बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं मंदिरों के बनाए जाने के। इसके अलावा हम राजगीर की पहाड़ियों में देखते हैं कि एक अजातशत्रु के समय का बना हुआ वेल है यानी कुआं है, जिसमें गुप्त काल आने पे एक सर्कुलर शेप का मंदिर बनाया गया था। इसे अजातशत्रु की माँ चेलना से संबंधित माना जाता है, उन्हें इसके लिए एट्रीब्यूट किया जाता है। पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था उसमें समय समय पे काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो पूर्ण रूप से ये नहीं समझा जा सकता है कि ये मंदिर जो आज हम देखते हैं वो किस काल पे बनाया गया था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि संगम काल में भी संगम लिटरेचर में हमें काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें मंदिरों के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार के मंदिर बनाए जाने चाहिए और क्या क्या शिल्प शास्त्र उसमें पाए जाते थे। जो अभी हमारे देश में कुछ साल पहले सुनामी आई थी, उसकी वजह से चेन्नई के बाहर पे यानी आउटस्कर्ट्स में एक स्ट्रक्चर बाहर आया है जिसमें हमें बड़ी बड़ी चट्टानें अभी देखने को मिलती हैं, किसी प्रकार का सुपर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। उस स्थान के बारे में संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वो मुर्गन यानी कार्तिकेय का एक जो रूप है जो दक्षिण भारत में पूजा जाता है, उनको समर्पित था। अभी देखने में हमें केवल उसमें चट्टानें देखने को मिलती हैं जो कि संभावित रूप से जो ओरिजिनल मंदिर था उसी का हिस्सा थी या उसके बाहर पे थी। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो लोग मंदिरों के डिटेल स्टडी करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि भारतीय मंदिरों का किस प्रकार विकास हुआ, उनकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का डिटेल दे दिया जाएगा, तो वो उन पे जाके और सर्च कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल को आमतौर पे जो डेट किया जाता है 300 से लेके 550 AD तक किया जाता है। ऐसे भी गुप्त काल में हम देखते हैं कि न केवल स्थापत्य कला पर इसके अलावा जो समाज के अलग अलग और भी फील्ड्स हैं वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्णिम काल के नाम से जाना है, जिसके हमें कई रूप में एविडेंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे साहित्यिक एविडेंस भी हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे को बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं और उस दौरान आए हुए विदेशी यात्रियों ने भी गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात अब जिसके लिए मैंने आप लोग को शुरुआत में कहा था कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि गुप्त काल में किस प्रकार का समाज था, कि ऐसी स्थितियां हुई या ऐसी सपोर्टिव इन्वायरमेंट हुआ कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन में बढ़ोतरी हुई। तो इसको मैंने कोशिश किया है कि 4 मेन पॉइंट्स में आप लोग को समझा पाऊँ। सबसे पहला है धार्मिक आंदोलन। गुप्त काल में हमको जैसे पता है कि जो गुप्त राजा थे मुख्य रूप से वैष्णव थे, जिसके बारे में हमें उनके अभिलेखों से भी पता चलता है, उनके सिक्कों से भी पता चलता है। पर उसके अलावा भी उन्होंने जितने बाकी धर्म थे उसको काफ़ी स्वतंत्रता दी हुई थी अपने समाज में। इस समय के समाज में अलग अलग प्रकार के संप्रदाय और मान्यताएं देखी जा सकती हैं। इस वजह से ऐसा माना है कि इस समय किसी प्रकार का भक्ति मूवमेंट जो हम कह सकते हैं वो समाज में आया, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं को एक साथ रहने का माहौल मिला। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है ब्राह्मण संस्कृति का संरक्षण। जैसे कि आप लोग जानते हैं गुप्त काल के पहले जो भी वंश थे राजाओं के, वो आमतौर पे या तो बुद्धिस्ट फॉलोवर थे या जैन फॉलोवर थे।
शुंग हालांकि ब्राह्मण फॉलोवर थे, पर एक छोटा टाइम पीरियड था उनका। वहीं पे हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल आने पे ये चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से ब्राह्मण जो संस्कृति थी उसे संरक्षण नहीं मिला था, राजकीय संरक्षण नहीं मिला था, जिसके कारण संभवतः इस प्रकार के मंदिरों का हमको कंस्ट्रक्शन या बनना देखने को नहीं मिल पाता है उतनी बड़ी संख्या में। तो जब इस प्रकार की उन्हें तब समाज में इस तरीके का संरक्षण मिला, तो उस वजह से संभवतः वहाँ पे रहने वाले लोगों ने अपनी धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों की संरचना की। तीसरी मुख्य बात जो आती है वो ये है कि गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के शिल्प शास्त्र लिखे जाने लगे। जैसे मैंने बताया कि चूंकि अब जो समाज था वहाँ पे अलग अलग विचारधारा के लोग थे और सभी ये प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से अपनी धार्मिक आस्था को हम एक अभिव्यक्ति दे सकें। इसको नियमबद्ध करने के लिए गुप्त काल में विभिन्न, जिनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ के शिल्प शास्त्र लिखे गए कि मुख्य देवी देवता का किस प्रकार मंदिर बनाना चाहिए या उनकी मूर्तियाँ किस प्रकार होनी चाहिए, और इसके अलावा किस प्रकार का औजारों का इस्तेमाल करना है, या मिट्टी के किस प्रकार के मंदिर बनेंगे या ईंटों के या पत्थरों के, इस सभी का हमें वर्णन शिल्प शास्त्र में देखने को मिलता है। पहले से उन्नत तकनीक एवं औजार के उपलब्ध होने के कारण पत्थर एवं ईंटों के प्रयोग से नए नए मंदिर बनाए जाने लगे थे और उनकी निर्माण में एक नियमबद्धता आने लगी थी, जिससे कारीगर जो हैं और वास्तुकार हैं उन्हें एक उचित रूपरेखा देखने को मिलने लगी थी। इस वजह से शायद मंदिरों की संख्या और भी बढ़ गई थी। ना केवल मंदिर, हम मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थान की तरह से ना देखें, ये उस समय के कलाकारों के लिए एक स्थान था जहां वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। लास्ट और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि उस समय सोसाइटी में शांति थी और उन्नति थी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि गुप्त काल को एक स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय इतिहास में जितने भी हमने वंश देखे हैं उसमें एक गुप्त काल का विशेष स्थान है। उसकी वजह यह है कि ना केवल इकोनॉमिक वजह से या फाइनेंसिस रीज़न से या रिलीजियस रीज़न से हम सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में ये देखते हैं कि गुप्त काल में उन्नति हुई है। उसके पीछे काफ़ी सारी वजहें थीं। गुप्त काल के समाज में इतनी शांति थी और इतना सामंजस्य था समाज के लोगों में कि किसी भी प्रकार की कला को जगह मिल रही थी और बढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल रहा था। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोग को बताया कि टेक्नोलॉजी यानी तकनीक बेहतर हो चुकी थी पहले की तुलना में। उसके अलावा जिस प्रकार से जो ट्रेड था यानी व्यापार एवं वाणिज्य था उसमें विस्तार आने के कारण जो कारीगर थे, जो और कलाकार थे, उनके बीच दूसरी जगह के जो कलाकार थे उनके बीच और गुप्त साम्राज्य के जो कलाकार थे और बाकी कारीगर थे आदान प्रदान हो रहा था, जिसके कारण समाज में नए नए विचार और उत्पन्न हो रहे थे और उसकी अभिव्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की स्मारकें, स्थापत्य का निर्माण किया जा रहा था। अनुकूल माहौल मिलने के कारण और समाज में शांति होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में मंदिरों की संख्या ज़्यादा बनने लगी। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल से पहले, जैसे मैंने अभी तक के पहले जितने भी मंदिरों के बारे में बताया था, गुप्त काल से पूर्व जितने भी वंश हैं उनके बारे में या कालों के बारे में, कि हमें ज़्यादातर के शिखर या उनकी अधिरचना देखने नहीं मिलती क्योंकि वो संभवतः भृंगुर वस्तुओं से बनाए गए थे। वहीं गुप्त काल आने पर हमें ये देखने को मिलता है जो गुप्तकालीन कारीगर थे वो लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हम किस प्रकार से
जो लकड़ी में काम किया जाता है उसको पत्थरों में ढालें, उसको ईंटों में ढालें या मिट्टी के आकार दें, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र स्ट्रक्चर के रूप में अस्तित्व में आ सके। तो ये सारी वजह के कारण गुप्त काल में हमें इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं मंदिर। या ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि गुप्त काल से मुख्य रूप से भारतीय मंदिरों का अस्तित्व बड़े रूप में हमें देखने को मिलता है।